आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे भारत में विविधताओं में एकता के भाग 3 की। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाए इसी टॉपिक पर भारत में विविधताओं में एकता के भाग 1 और भाग 2 की, तो उसमें हमने प्राकृतिक विविधता और आर्थिक विविधताओं की बात की। और आज हम अपने इस भाग 3 में जनांकीय विविधताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है बीए पार्ट तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र भारत के भूगोल का है और सभी तृतीय वर्ष के विद्यार्थी इस महत्वपूर्ण टॉपिक के माध्यम से काफी इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम अपना इस टॉपिक पर शुरू करते हैं। तो भारत जो कि काफी विशाल क्षेत्रफल वाला और काफी अधिक जनसंख्या वाला देश है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और इतनी विशाल जनसंख्या को अपने अंदर समेटे हुए इस देश में जनांगीय विविधताओं का मिलना स्वाभाविक ही है। तो इतनी अधिक जनसंख्या, भारत की जो आबादी है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भारत के सामान्य परिचय के बारे में बताया था। तो उसमें मैंने आपको भारत की जनसंख्या बताई। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ लगभग है, जो यदि हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो 130 करोड़ से ऊपर भारत की जनसंख्या वर्तमान में अनुमानित है। तो इतनी विशाल जनसंख्या को धारण करने वाला भारत देश जनसंख्या और जनसांख्यिकीय विविधताओं से परिपूर्ण निश्चित रूप से होगा ही। तो जनांकीय विविधताओं की यदि हम बात करें तो यहाँ आप बोर्ड पर देख सकते हैं कुछ बिंदु मैंने लिखे गए हैं जिनके तहत हम इस जनांकीय विविधताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जनांकीय विविधताओं में सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या वितरण में विविधता की। तो भारत जैसा विविधताओं वाला देश जहां पर प्राकृतिक दृष्टिकोण से काफी अधिक विविधताएं पाई जाती हैं, भौतिक विविधताएं काफी ज्यादा हैं, जलवायु संबंधी विविधताएं जहां पर बहुत अधिक हैं, तो इस प्रकार की विविधताओं का सीधा प्रभाव जनसंख्या के वितरण पर पड़ता है और फलस्वरूप जनसंख्या के वितरण में क्षेत्रीय असमानताएं देखने को मिलती हैं। तो यदि हम भारत में जनसंख्या वितरण की विविधता के बारे में बात करें तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या का जो वितरण है वो काफी असमान देखने को मिलता है। जहां पर भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, जिसे हम उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं, जो कि मैदानी क्षेत्र है और उपजाऊ मिट्टी से युक्त नदियों के द्वारा जमा की गई जलोढ़ मृदा का उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है, वहां पर सबसे अधिक सघन आबादी देखने को मिलती है। और उत्तर का जो विशाल मैदान है वो पूरा का पूरा घनी आबादी वाला क्षेत्र है। वहीं यदि हम भारत में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसे हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश के नाम से जानते हैं, तो उस हिमालय पर्वतीय प्रदेश की बात करें या फिर भारत के अन्य पहाड़ी प्रदेशों की बात करें तो वहां पर तुलनात्मक रूप से जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। वहीं यदि हम भारत के दक्षिणी भाग, जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करें, तो प्रायद्वीपीय पठार में भी जनसंख्या का जो वितरण है वो उत्तर के विशाल मैदान की तुलना में काफी कम पाया जाता है। तो यदि हम भारत के जनसंख्या मानचित्र पर दृष्टिपात करें तो ये स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या के वितरण में बहुत अधिक क्षेत्रीय असमानताएं देखने को मिलती हैं और भारत में जनसंख्या का वितरण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाया जाता है। जहां पर कुछ क्षेत्र बहुत अधिक आबादी को धारित करते हैं, बहुत अधिक घनी जनसंख्या वहां पर निवास करती है, वहीं बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या बहुत विरल या न्यून पाई जाती है। तो स्पष्ट रूप से भारत में जनसंख्या के वितरण में काफी अधिक क्षेत्रीय असमानताएं देखने को मिलती हैं। अब हम जनांकीय विविधताओं में दूसरे बिंदु की बात करें, जो कि घनत्व में भिन्नता यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जनसंख्या का जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है या फिर जनसंख्या वितरण का एक महत्वपूर्ण स्वरूप, जिसे हम जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं, वो है। और जनसंख्या घनत्व की यदि मैं परिभाषा बताऊं तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाली जो जनसंख्या है वो जनसंख्या घनत्व के नाम से जानी जाती है। अर्थात जनसंख्या घनत्व वह है कि प्रति इकाई क्षेत्र या प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है। और भारत में जनसंख्या वितरण के साथ साथ यदि हम घनत्व पर दृष्टिपात करें तो घनत्व में बहुत अधिक असमानताएं या भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जहां पर भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है
बिहार और पश्चिम बंगाल वाले जो इलाके हैं ये काफी अधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, जहां पर घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा पाया जाता है। बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे सघन जनसंख्या वाला या फिर सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य है। पश्चिम बंगाल दूसरा प्रमुख सबसे अधिक जनसंख्या वाला, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। वहीं यदि हम राजस्थान वाले क्षेत्र की बात करें, भारत के पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर जनसंख्या का जो घनत्व है वो बहुत कम पाया जाता है और लगभग 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जहां बिहार और पश्चिम बंगाल में जनसंख्या का जो घनत्व है वो 1100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है, वहीं राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व 25 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और जैसलमेर की बात करें तो वहां केवल 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही लोग निवास करते हैं। तो इतना न्यून घनत्व भारत में इन क्षेत्रों में पाया जाता है। वहीं यदि हम दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें तो दक्षिण भारत के राज्यों में एक मध्यम स्तर का जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। तो स्पष्ट है कि भारत में जनसंख्या घनत्व में काफी अधिक क्षेत्रीय विविधताएं देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं जनांकीय विविधताओं के अगले बिंदु की, और अगला बिंदु आप देख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि दर में विविधता, कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर का जो पैटर्न है वो भी विविधतापूर्ण है। अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर भी अलग अलग देखने को मिलती है। तो सबसे पहले यदि हम जनसंख्या वृद्धि दर की परिभाषा की बात करें तो किसी निश्चित समय अवधि में जनसंख्या के आकार में होने वाला जो परिवर्तन है उसे हम जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानते हैं, और यदि इसको हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें तो वो जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। और जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। तो यदि हम जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर का प्रारूप काफी भिन्नतापूर्ण है। जहां पर भारत के जो दक्षिणी राज्य हैं, जिसमें यदि हम केरल की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि दर काफी कम देखने को मिलती है, वहीं दक्षिण भारत का दूसरा राज्य जैसे तमिलनाडु है तो इन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि की जो दर है काफी कम है। वहीं यदि हम उत्तर भारत के राज्यों की बात करें जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, जो भी उत्तर भारत के मैदानी राज्य हैं वहां पर जनसंख्या वृद्धि दर काफी तीव्र देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ऐसे ही यदि हम उत्तरी पूर्वी भारत के राज्यों की बात करें तो वहां पर भी जनसंख्या वृद्धि दर का अलग अलग तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है। तो भारत के विभिन्न अलग अलग इलाकों में जनसंख्या वृद्धि दर में काफी अधिक विविधताएं देखने को मिलती हैं, और किसी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है इस पर डिपेंड करता है कि वहां पर जनसंख्या में परिवर्तन कितना होगा और वहां पर जनसंख्या बढ़ने की जो रफ्तार है वो किस प्रकार की होगी, और ये जनसंख्या वृद्धि दर वहां विकास के अन्य पहलुओं को भी प्रभावित करती है। अब हम बात करते हैं अगली जनांकीय विविधता की, और अगली जनांकीय विविधता जैसा कि आप देख सकते हैं लिंगानुपात में विविधता। और यदि हम लिंगानुपात में विविधता की बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर लिंगानुपात में क्षेत्रीय विविधताएं काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं, और भारत के अलग अलग राज्यों में लिंगानुपात अलग अलग पाया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिंगानुपात की परिभाषा के रूप में बताऊं तो लिंगानुपात जो है भारत के संदर्भ में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या है वो लिंगानुपात के रूप में जानी जाती है, और भारत में अलग अलग राज्यों में लिंगानुपात का स्तर अलग अलग मिलता है। जहां पर दक्षिण भारत के राज्य लिंगानुपात की दृष्टि से काफी बेहतर स्थिति में हैं, और दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में लिंगानुपात की जो भिन्नता है वो कम है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या है वो लगभग प्रति 1000 के आसपास ही है। कहीं जैसे यदि हम केरल की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लिंगानुपात देखने को मिलता है जो लगभग 1000 के आसपास ही है, और दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में भी लिंगानुपात में उतनी अधिक असमानताएं देखने को नहीं मिलती। लेकिन यदि हम उत्तर भारत के राज्यों की बात करें जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो लिंगानुपात है वो लगभग 850 के आसपास है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर लगभग 850 के आसपास स्त्रियां पाई जाती हैं। तो लिंगानुपात में काफी अधिक असमानताएं
यहाँ पाई जाती हैं। ऐसे ही भारत के अन्य राज्यों में अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहां पर लिंगानुपात में काफी अधिक विविधताएं पाई जाती हैं। और लिंगानुपात किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के संतुलन को प्रदर्शित करता है, अर्थात जिन क्षेत्रों में लिंगानुपात संतुलित अवस्था में है वहां पर जनांक की ये संतुलन की स्थिति होती है और वहां पर विभिन्न प्रकार के जो भी अन्य जनसंख्या से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, जनांक की जो समस्याएं हैं वो कम पाई जाती हैं, जबकि जहां पर लिंगानुपात असंतुलित अवस्था में होता है वहां पर जनांकीय समस्याएं और विभिन्न अपराध प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं जनांकीय विविधताओं के अगले बिंदु की, और वो है साक्षरता दर में भिन्नता। और यदि हम भारत में अलग अलग राज्यों की साक्षरता दर पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट है कि भारत के विभिन्न राज्यों में साक्षरता दर में भी काफी अधिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। जहां बिहार भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है और जहां पर लगभग आधी आबादी, लगभग 60% से भी कम जनसंख्या साक्षर है। वहीं यदि हम दक्षिण भारत के राज्यों में केरल की बात करें तो वहां पर लगभग 95% के आसपास साक्षरता दर पाई जाती है। तो इस प्रकार से साक्षरता दर की दृष्टि से भी हम देखें तो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनका प्रदर्शन काफी बेहतर है तुलनात्मक रूप से उत्तर भारत के राज्यों के। तो इस प्रकार से साक्षरता दर में भी क्षेत्रीय विविधताएं भारत में काफी ज्यादा पाई जाती हैं। और साक्षरता का सीधा जो प्रभाव है किसी क्षेत्र की आर्थिक विकास से होता है, क्योंकि किसी क्षेत्र में जितनी अधिक साक्षरता दर होगी वहां पर ज्ञान और तकनीक की विकास का स्तर उतना ही ऊंचा होगा। फलस्वरूप वहां पर आर्थिक विकास, सम्मिलित रूप से जो आर्थिक विकास है, जो मानव विकास है, वो मानव विकास का सूचकांक भी उतना ही अधिक पाया जाता है। तो स्पष्ट है कि साक्षरता दर सीधे तौर पर विकास के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। अब हम जनांकीय विविधताओं में अगली और अंतिम विविधता के रूप में जो यहाँ लिखा हुआ है नगरीकरण में विविधता, इसकी बात करते हैं। और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यदि हम नगरीकरण का स्तर देखें, विभिन्न राज्यों में नगरीय जनसंख्या के अनुपात पर यदि हम दृष्टिपात करें तो इसमें भी काफी अधिक क्षेत्रीय विविधताएं देखने को मिलती हैं। जहां पर भारत के जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं या कम विकसित क्षेत्र हैं वहां पर नगरीकरण का स्तर भी कम पाया जाता है। तो नगरीकरण जो है किसी क्षेत्र में विकास की स्थिति को भी प्रदर्शित करता है, क्योंकि जैसे जैसे विकास और औद्योगिकरण होता है उसी के साथ साथ सकारात्मक रूप से नगरीकरण में भी वृद्धि होती है। तो यदि हम ये कहें कि विकास और औद्योगिकरण का सीधा संबंध नगरीकरण से है तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जिन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास काफी ज्यादा हुआ है और अन्य परिवहन संबंधी या अन्य प्रकार का विकास का स्तर काफी ज्यादा है, उन क्षेत्रों में नगरीकरण का स्तर भी अधिक देखने को मिलता है। जैसे यदि हम भारत के महाराष्ट्र राज्य की बात करें, गोवा की बात करें, या फिर दक्षिण भारत के राज्यों की तमिलनाडु, केरल की बात करें, कर्नाटका की बात करें, तो इन क्षेत्रों में नगरीकरण का स्तर उत्तर भारत के जो तुलनात्मक रूप से पिछड़े हुए राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, इन क्षेत्रों की तुलना में दक्षिण भारत के राज्यों का नगरीकरण का स्तर अधिक पाया जाता है। उत्तर भारत के जो अभी मैंने नाम लिए, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र, तो इस प्रकार से ये ऐसे इलाके हैं जहां पर नगरीकरण कम पाया जाता है और जहां पर आज भी काफी अधिक संख्या में जो लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में और पिछड़ी हुई अवस्था में, पिछड़ी हुई दशाओं में निवास करते हैं। इस प्रकार से भारत में जनांकीय विविधताओं में यदि हम नगरीकरण देखें तो नगरीकरण में भी काफी अधिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो ये इन 6 बिंदुओं के तहत मैंने भारत की जनांकीय विविधताओं के बारे में बात की। और भारत जो कि अत्यधिक जनसंख्या को अपने अंदर समेटे हुए है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, तो भारत के अंतर्गत इतनी अधिक जनसंख्या में जनांकीय विविधताओं का मिलना स्वाभाविक है। और भारत इन समस्त जनांकीय विविधताओं को अपने अंदर समेटे हुए है और एक मजबूत राष्ट्र, एक मजबूत देश के सामने, देश के रूप में पूरे विश्व पटल पर है। उम्मीद करता हूं आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें। और अब हम आगे भारत के भौतिक स्वरूपों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।